उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तौर पर गहमागहमी अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगी। महाराष्ट्र में गठबंधन की उलझन जो है उस दिशा में शिवसेना का पलड़ा भारी होगा, ये संकेत बहुत साफ है। और दूसरी तरफ हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन के दल को झटक दिया उसके बाद के संकेत है अब सचेत बीजेपी होगी। बीजेपी लगातार ये मानकर चल रही थी क्या कि वो लगातार हर सीट पर जीतते चली जाएगी और मोदी मंत्र हर जगह काम आते चला जाएगा, ये सवाल हर जहन में है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के भीतर से अब जो ये सवाल आ रहे हैं कि बीते 2.5 बरस से आप हमें कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो दाग नहीं थे, वो दरअसल अच्छी स्थितियां थी, इसको लेकर भी सवाल है। कांग्रेस के भीतर से कुछ सवाल हैं कि दरअसल जो हुआ जैसा हुआ, लेकिन इन सब के बीच एक सांप्रदायिक लकीर खींची जा रही थी, वो नहीं खींची जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो खामोश क्यों रहे। और जब विकास का मंत्र चल रहा है तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जिस तरीके के बयान थे, क्यों उस पर खामोशी बरतने को किसी ने क्यों नहीं कहा। ये सारे सवाल बार बार निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम नेता जुड़ चुके हैं प्रतिक्रिया के साथ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण यह हम आपको बता दें कि दरअसल गुजरात में भी 3 सीट पर 2 सीट कांग्रेस जीत चुकी है, 1 सीट पर आगे चल रही है। और ये गुजरात में जो 3 सीट का जिक्र हम कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 12 बरस से वहाँ पर यह बीजेपी के ही हाथ में थी। तो क्या बीजेपी का मतलब वहाँ पर नरेंद्र मोदी होना था जब तक वह सीएम थे, और अब जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी होना ही हो गया है और हर वोटर के जहन में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अब छाए हुए हैं। ये सारे सवाल हैं, आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इसको हम लोग टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की प्रतिक्रिया, चूंकि कांग्रेस ने पहला कमाल किया है राजस्थान में। अखिलेश जी, कांग्रेस 4 में से 3 सीट पर 2 पर जीत चुकी है, 1 पर आगे चल रही है। चूंकि तुरंत वहां पर सरकार बनी वसुंधरा की, बहुत पुरानी सरकार भी नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी, वह भी तुरंत की सरकार है। लोकसभा की सारी सीटें 26 की 26 बीजेपी जीत गई, यह भी सच है। कौन सी स्थिति आप देख रहे हैं राजस्थान में? पुणे जी, सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, राजस्थान पे हम आएंगे, लेकिन आप देखें जब से माननीय मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी है उसके बाद ये 3रे राउंड का उपचुनाव है, और सरकार बनते ही एक धीरे धीरे उनका जो राजनीति में किसी का चुनाव परिणाम ही एक उसकी जन लोकप्रियता का माध्यम होता है, वो गिरता गया और वो हारते चले गए, और आज आधी से ज्यादा सीटें जो उनके पास थी वो हार चुके हैं। तो ये जो ग्राफ पॉपुलरिटी का गिरा है वो इसलिए गिरा है कि आपने बहुत सजवाग दिखाए थे, आपने बड़ी उम्मीदें बताई थी, हर फ्रंट पे आपने जनता को ये यकीन दिलाया था कि हम आ गए हैं, हम जब आएंगे तो ये सब चीजें जैसा है ऐसा हम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, बहुत अच्छे कंट्रोल में कर देंगे, चाहे महंगाई हो, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे करप्शन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे चाइना से रिलेशन हो, सारी चीजें। लेकिन आपने कुछ दिया नहीं, आप सिर्फ भागदौड़ करके मीडिया में बने रहे और बातें सिर्फ कम्युनल होती रही। आपके मंत्री से लगाए सारे लोग कम्युनल बातें करते रहे। नहीं, तो जनता मतलब एक ये आपको जिस उम्मीद से बिठाई, आप इस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, आपने काम नहीं किया। ये पहला सबसे बड़ा कारण। अखिलेश जी, दूसरा कारण है, इसका मतलब यही है, आप जिस दिशा में आपने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस केंद्र में आप नहीं रख रहे हैं, आप बीजेपी को ही केंद्र में रख रहे हैं। यानी ये बीजेपी की हार है, ये किसी दूसरे की जीत है या नहीं है, हम उस दिशा में इसका मतलब है नहीं जाए। निश्चित रूप से देखिए, अगर लगातार एक सरकार जो इतनी पॉपुलर थी, जो इतनी पॉपुलर बताई जा रही थी कि जिसको पॉपुलरिटी का कम होने का स्थान ही नहीं था, और तीसरा ये उपचुनाव की श्रेणी है, इसके पहले 2 राउंड और हो चुके, 3रा राउंड है, उसमें भी अगर बीजेपी अपनी सीटें बचा नहीं पा रही है तो उसे किसे कहा जाए जी, किसे जिम्मेदारी दी जाए? सुधांशु मित्तल जी, क्या ये माना जाए कि ये पूरा चुनाव जो हम सुधांशु मित्तल जी से प्रतिक्रिया भी इसके लेते चलते हैं, क्योंकि आपने जिक्र करा, उत्तराखंड का जिक्र आप कर रहे हैं, जो उपचुनाव हुए थे वहां हार मिली थी, उसके बाद बिहार वाला हिस्सा आया था और अब यूपी का भी हिस्सा सामने आकर 3रा राउंड है। हाँ, 3रा राउंड हो गया। तो सुधांशु मित्तल जी, क्या ये माना जाए कि लोकसभा के चुनाव की छांव से राजनीति निकली नहीं है, लेकिन वोटर्स चीजों को समझ गया है, अब उसे क्या करना है? प्रसून जी, पहले तो एक चीज मैं आपको, और जो ये चुनाव के नतीजे दिख रहे हैं, एक चुनाव का नतीजा आप लोग दिखा नहीं रहे, वो है असम का। हम लोग सिलचर की सीट जो है 33,500 वोट से आगे जीत रहे हैं।
ये वो सीट है जो सुष्मिता देव, जो वहां की सांसद चुनी गई है, संतोष मोहन देव जी की लड़की, उन्होंने खाली करी है और उस सीट पे हम 33,500 वोट से आगे हैं। वेस्ट बंगाल का आपने देखा। मैं जो चीज पे आना चाह रहा हूं, एक तो जब यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य है वहां का। देखिए, आज तक का इतिहास उपचुनावों का ये रहा है कि उपचुनाव की जीत जो होती है उसमें सरकार पे बहुत की संभावना ज्यादा होती है। इट इज फॉर द बाई इलेक्शन सीट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। अगर वहां पे विपक्ष जीतता है तो यह अपवाद होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दबाव की राजनीति होती है, वहां पे दुरुपयोग की राजनीति हो, प्रशासनिक समर्थन की राजनीति होती है। तो इसलिए वहां पे किसी भी विपक्ष का जीतना बड़ा मुश्किल होता है, और जहां जीतता है वहां वो विशेष सोचने वाला होता है। जैसे राजस्थान का, को स्वीकार मैं मानता हूं कि राजस्थान के लिए उसको छुपाइए नहीं। मैं खत्म कर लूं बात, और जनता खत्म कर लूं बात, उसके बाद जो कहना मैं बड़ी अच्छा, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए ना अपनी। बात बोल रहे हैं, आपकी सरकार इससे गलत क्या है? इससे गलत क्या है? आपकी सरकार आप पहले सुन तो लीजिए, आप अपना इतिहास देखिए, तो गुजरात में क्यों मान्यवर अपना इतिहास देख लीजिए। नहीं सुधांशु जी, इसलिए उन्होंने कहा तो आप भी देखिए, एक मिनट आप जीतते आ रहे थे, आज क्यों हार गए? अरे हुजूर, बात रख लूं क्या? राजस्थान में जीतते मैं ये पीतू बहने की राजनीति करने नहीं आया यहाँ पे। हम जरा फैक्ट्स के साथ शिष्टाचार होगा नहीं होगा, दबाव की राजनीति नहीं हुई है। मल्होत्रा जी, आपको जो बोला, अरे मल्होत्रा जी, मिले बोलिएगा ना। महीने में महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ जनता का कमाल के आदमी आप भी, आप में शिष्टाचार में भी कोई चीज नहीं है मल्होत्रा जी। नहीं किया है। आपको जब मौका मिला आप अपनी बात रखिएगा, जब तक मैं बोल रहा हूँ कम से कम मुझे मेरी बात रखने तो दीजिए। आक्रोश है कमाल के आदमी आप भी जनता के ऊपर। रविदास जी, अगर आपको इस तरह चलाना है क्या ये करके आपको प्रसन्न जी, ये चर्चा इस तरह चलनी है क्या? रविदास जी, इसलिए हम ये कह रहे हैं, किस तरह रविदास जी हमारी बात तो सुनिए एक मिनट। रविदास जी, सरकार दबाव है। अरे रविदास जी सुनिए तो हमारी बात। आप पत्रकारिता को लेकर अपने दिशा में बात बढ़ने लगते हैं। सुधांशु मित्तल जी गलत जानकारी दे रहे हैं, हम काटेंगे। आप हल्ला करने लगते हैं बीच बीच में। सुधांशु मित्तल जी आपको जानकारी दे दें, नरेंद्र मोदी जब सीएम थे गुजरात के, 5 बार उपचुनाव हुए, एक बार भी बीजेपी नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? आप बोल रहे हैं उपचुनाव हमेशा खिलाफ चले जाते हैं। उस बार हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी आकर खड़े हो गए हैं पूरी राजनीति के। खुद ही आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। अरे जनाब, आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में सत्ता दल हार जाता है। मैं अरे प्रसन्न जी मेरी बात सुन ले, आप तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। अरे हम आप ही का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बात कहिए। अरे सुनिए तो बात ना, आप बोले, आप भी जरा दूसरे को बोलने दीजिए ना। मैं क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, मेरी बात सुने तब उसका विश्लेषण करिए ना। मेरा सिंपल से कहना है कि चाहे वो गुजरात हो चाहे कहीं हो, जो भी सरकार राज्य की सरकार होती है उसको इन उपचुनावों में एक डेफिनेटिव एडवांटेज होती है, इसीलिए सरकार चुनाव जीतेगी, ये नॉर्म है। नहीं तो राजस्थान में भी तो सरकार बीजेपी की है, ये अपवाद होता है और ये चिंता का विषय होता है, ये विश्लेषण का विषय है। अरे जनाब, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, चिंता का विषय है। वहां पे राजस्थान में हमारी सरकार है, चिंता का विषय है कि वहां पे 4 में से 3 जब कांग्रेस जीतती है तो वाकई उसका एक संदेश है, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये बात कह रहा हूं मैं। ओके, गुजरात और परिप्रेक्ष्य में गुजरात और राजस्थान और तथ्य दे देता हूं मैं, चिंता का विषय है। 2007 से पहले यूपी के उपचुनावों के रिजल्ट देख लीजिए। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। गुजरात और राजस्थान, हम एक मिनट इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं सीएसडीएस के संजय कुमार भी बैठे हुए हैं। संजय जी, मैं सिर्फ सुधांशु जी ये कह रहा था, ये तथ्य देख लीजिए जरा। अरे नहीं देख पाएंगे, आपको भी पता है, आप कागज सुधांशु जी तथ्य बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उपचुनाव में एक ट्रेंड रहा है कि जिस भी पार्टी की सरकार रहती है वो उनके जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन क्या इससे ये मान लिया जाए कि आप बीजेपी 9 सीटों पर पिछड़ गई है यूपी में या फिर हार रही है, तो इसकी कोई चिंता नहीं भाजपा को है? या आप पहले से मान बैठे थे कि ये तो एसपी जीतेगी? संजय जी, ये बहुकोणा मुकाबला नहीं था। यूपी की राजनीति बहुकोणी राजनीति है। वहां पे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी वहां पे बहुकोणी है। अब की बार ये एक तरह से द्विकोणीय राजनीति हो गई थी। एक उसका अपना स्थानीय परिप्रेक्ष्य अलग है, और दूसरा जो मैंने कहा, क्योंकि उपचुनाव है वहां पे एक प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका एक अपना प्रभाव होता है। इसलिए इनको आज ये हारी है, ये तो सत्य है। मैं कहूं कि भाजपा हारी नहीं तो मैं थोड़ी झूठ बोलने वाला हूं, लेकिन हारी है। लेकिन उसका विश्लेषण राजनीतिक
एंडोर्समेंट का जी। वो एक अलग चीज है। रविदास जी, रविदास जी, अब ये एक सवाल है, क्योंकि 8 सीटें जीत के क्या स्थापक को 3/4 बहुमत? अरे हुजूर, अब बात आगे भी तो बढ़े, ऐसा नहीं है। हम लोग वहीं क्यों अटक जा रहे हैं, बात आगे भी। रविदास जी, इस चुनाव का एक मैसेज ये भी है कि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही थी। क्या ये आने वाले वक्त के लिए संकेत है कि अगर बीजेपी को रोकना है, अगर मोदी को रोकना है, तो फिर आप लोगों को भी एक साथ होना होगा? क्योंकि संयोग ऐसा बना, यहाँ आप नहीं लड़ रही थी और बिहार में संयोग ऐसा बना कि दो दुश्मन बीजेपी के खिलाफ एक साथ आकर खड़े हो गए और उन्हें सफलता भी मिल गई। तो क्या ये संकेत है यूपी का, मल्होत्रा जी? बिल्कुल संकेत ये है, अगर पार्टियां एक नहीं होगी भाजपा खिलाफ तो जनता उन पार्टियों को हरा देगी जो चाहती जनता कि भारतीय जनता पार्टी जो समाज को बांटने का काम कर रही है। इसने लगातार 3 महीने में जो वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। तो मायावती जी का दरवाजा आप लोग खटखटाइएगा। 6 बार दाम बढ़े डीजल के, और मायावती जो है वो चुनाव से बाहर हो गई थी, तो उसका हम लोगों को, उनका जो वोट बैंक था उसका वोट बैंक हम लोगों को मिला है। बिल्कुल। तो इसलिए तो आप दरवाजा खटखटाइएगा मायावती का। प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, उस काम के आधार पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। और जो 3 महीने में दिल्ली की सरकार ने जो वादे किए थे, जनता से कहा था कि हम काम करेंगे, वो कोई भी काम नहीं किया। महंगाई बढ़ी, करप्शन बढ़ा, गरीबी बढ़ी, तो इसके खिलाफ जनता ने एक पॉलिटिकल, और जनता ने गुस्से के को दिखा करके अब मतदान करने का काम किया है। और ये कहना कि सरकार होती है, अरे आप बोलिए, आप रुकिए तो। अगर ये बात थी तो गुजरात और राजस्थान में सरकार भाजपा की थी, वहां पर क्यों हार गए? तो इसलिए ये गुजरात में, राजस्थान में जो हारे हैं उसका भी कारण दिल्ली की सरकार जो है, जो सारे मोर्चों पर जो वादा करके आई थी, फेल हो गई। उस वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है, जिसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ी है, जनता में आक्रोश हुआ है। जनता ने दिल्ली की सरकार को दिखाया शीशा। हमने लिख दिया है जिस बात का, देखिए आप जिक्र कर रहे हैं मल्होत्रा जी, अरे रविदास मल्होत्रा जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमने अपने पीछे बकायदा लिख दिया है पोस्टर की तरह कि मुलायम हेट, मोदी मैजिक चित, हमने लिख दिया है। चलिए, हम इस बात पे आ रहे थे, लेकिन अब सवाल है आने वाले वक्त में। अखिलेश जी, हम एक मिनट, अरे रुकिए तक मिनट। अखिलेश जी, क्या ये वक्त ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि एक नए तरीके से गठबंधन करने की जरूरत हो गई है? देखिए, ये तो बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है और इस पे कुछ कहा स्टूडियो में नहीं जा सकता है। ओके। क्योंकि सब राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने स्टेक हैं, सबके अपने अपने विचार के साथ काफी विचार विमर्श के बाद ही कोई गठबंधन होता है और वो काफी हाई लेवल पर तय होता है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे, यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूरी भारत की सरकार यहाँ है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लगाए 3 और कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पे, और मोदी जी के बगल की काउंसिल भी हार रहे हैं, उमा भारती जी भी हार रही हैं और मंत्री भी हार रहे हैं। तो सरकार तो रहेगी 4-5 साल दिल्ली की, लेकिन जो एक आस्था और विश्वास, एक जन समर्थन जो रहता है जिस सरकार को, वो समर्थन कम होता जा रहा है। और वो सरकार, हमको लग रहा है कि ये 3 चरण के चुनाव परिणाम आने के बाद वो सरकार को अब जनता, जो दिल्ली की सरकार है, उसे अब जनता एक धीरे धीरे अपना बोझ समझने लगी है। अब बोझ का परिभाषा हो सकता है कहीं कम कहीं ज्यादा, अपने साथ वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जब समर्थन किसी राजनीतिक दल की सत्ता को घटने लगता है तो चुनाव तो 5 साल में ही होंगे, लेकिन जब समर्थन कम होते लगता है, और यही स्थिति शुरू हो चुकी है। यूपी में भी अब 2017 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 2019 का 5 साल तो सरकार रहेगी, इससे इनकार नहीं, और यहाँ भी स्थिति है। एक कमेंट यहाँ पर संजय जी चाह रहे हैं खाली कि क्या ये चुनाव परिणाम कहीं राजनीतिक दलों को सोचने की दिशा में ले जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या मायावती और एसपी क्यों ना, समाजवादी पार्टी क्या हो? देखिए, इन चुनावों के नतीजों को अगर देखें और बिहार में जो उपचुनाव हुए थे, इनको अगर देखें तो एक बड़ा जो दृष्टिकोण निकल के आता है, मुझे लगता है कि अगर भाजपा को रोकना है तो मुझे कई सालों तक, 50 सालों तक एंटी कांग्रेस गठबंधन बनते रहे। शायद ये एक दिशा दिखाती है
भाजपा के विरोधी पार्टियों को कि अगर भाजपा को रोकना है, बिहार, यूपी, जहां पे उन्होंने लोकसभा में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, तो गठबंधन कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा, आपसी मतभेदों को कम करना पड़ेगा, जो बिहार में दिखाई पड़ा। यूपी में उन्होंने गठबंधन नहीं किया एसपी और बीएसपी ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा और बीएसपी का वोट जो है राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश देते उपचुनाव के परिणाम, क्योंकि गुजरात में 3 सीट पर कांग्रेस जीत गई है, यूपी में 5 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है, 3 पर आगे चल रही है, यानी 8 सीट उसके हिस्से में जा रही है। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत बड़ी राजनीतिक हार है बीजेपी के लिए। खास तौर से राजस्थान का जिक्र करें तो 4 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें 3 सीट कांग्रेस 2 सीट पर जीत चुकी है, 1 पर आगे है और 1 बीजेपी के पक्ष में आई है। तो ये सारी परिस्थितियां दिखाई देती है कि राजनीतिक तौर पर उथल पुथल का दौर वोटरों के जहन में है, क्योंकि उसके दूसरे हिस्से में अगर पूर्वी भारत में चले जाएं तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है, असम में पहली बार बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और उस सीट पर जीतती नजर आ रही है जिस पर कभी वो जीती नहीं थी, कभी कल्पना के बाहर थी। तो वैचारिक तौर पर वामपंथी मिजाज डगमगाया, कहीं ना कहीं ममता का आना, माँ माटी मानुष का कहना, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में हरा देना, सीपीएम की सीट पर बीजेपी का जीत जाना। हालांकि चौरंगी की सीट जो थी वहाँ पर, चौरंगी की सीट पहले भी टीएमसी के पास थी, इस वक्त भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी की जीत मिल चुकी है।